हेलो। हाँ, आज की क्लास हमारी करंट अफेयर की क्लास है 6 जून की। क्लास स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूं कि हाँ, दो तीन बात थी। एक तो ये कि जो मोहल्ला क्लिनिक एग्ज़ाम है, आपको पता है इसके भी लिंक वगैरह हटा दिए गए हैं। उसकी मैंने आपको जानकारी एक अलग से वीडियो बना के दे दी है। आप उस वीडियो को देख लेना, आपको कुछ हद तक क्लियर हो जाएगी बातें। इसके अलावा कोई भी नई नई अपडेट आएगी फार्मेसी से रिलेटेड तो मैं आपको बताता रहूँगा। मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर भी आएगी वो भी, और कोई भी आएगी। इसी के अलावा अभी फॉर्म निकल रहा है फार्मेसी के अंदर, उसके भी वीडियो आपको आ गई है, आप उसे भी देख सकते हैं। हाँ, आई बटन में भी मिल जाएगी आपको वीडियो, या आप देख भी सकते हैं चैनल पे वीडियो सेक्शन पे जाके। इसके अलावा और क्या बात थी, बस अभी मुझे इतनी याद है। और कोई बात होगी तो मैं कमेंट में बता दूंगा। तो ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जापान का जो सुपर कंप्यूटर था, एक मिनट, हाँ, जापान का सुपर कंप्यूटर था फुकागू। ये अभी तक का दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर था। अब क्या है, इसे भी पिछाड़ के कंप्यूटर सबसे तेज बन गया है। तो वो कौन सा हमारा, ये फ्रंटियर, ये दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर बन चुका है। तो ये किस देश ने बनाया है? अब तक तो जापान का था, ये क्या अमेरिका ने बनाया सबसे तेज, फ्रंटियर। इससे पहले क्या फुकागू था दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर। रिसेंट अपडेट है आज। अब मतलब अधिकतर को फुकागू याद रहेगा, तो इसलिए एक बार ध्यान से पढ़ लें इस क्वेश्चन को। अब कौन है फ्रंटियर है दुनिया का सबसे तेज, और कंट्री कौन सी है? अमेरिका। अब से पहले जापान की थी। भारत का टॉप 10 में कोई नाम नहीं है। ये क्या हो गया हमारा, फ्रंटियर। अभी 500 सबसे तेज सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट जारी हुई थी, लिस्ट के अंदर के टॉप 10 ये कंप्यूटर्स हैं। और इसी मतलब ये सुपर कंप्यूटर क्या है, अमेरिका का है, मैं बता चुका। भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम, दुनिया के सबसे तेज का नाम क्या है? अभी हम जस्ट पढ़ के हैं, फ्रंटियर। दुनिया का दूसरा सबसे तेज कंप्यूटर जापान का, जो अब तक पहला था, अब दूसरे नंबर पर आ गया, क्या, फुकागू। इसी तरह भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर। क्या, परम सिद्धि एआई, ये भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है अभी तक का। इसका निर्माण क्या है, सीडेक कंपनी के द्वारा किया गया है। अगर सुपर कंप्यूटर की टॉप 500 लिस्ट जून 2022 में, भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि, जो परम सिद्धि एआई है, यही वाला परम सिद्धि एआई भारत का सबसे तेज है। लेकिन दुनिया में कौन सी रैंक है इसकी? तो दुनिया में अगर हम इसकी रैंक देखें, 111वें नंबर की रैंक है। पहले पे फ्रंटियर, दूसरे पे फुकागू, ये करते करते 111वें नंबर पे कौन है? परम सिद्धि एआई, भारत का कंप्यूटर। इसके अलावा 132वें नंबर पर भारत का प्रत्युष है, मिहिर है, बहुत सारे हैं अब इस तरह तो। लेकिन जो भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है दुनिया में 111वें नंबर पर आता है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000, 1991 में बना था, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे सुपर कंप्यूटर भारत के बने हैं, परम शिवाय, परम सिद्धि, परम युक्ति, परम आनंद, परम अनंत, अभी हाल ही में क्या, परम पोरूल भी आया था। आपको पता है एनआईटी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था ये किसके द्वारा भी भारत के अंदर मिशन भी चल रहा है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। इसके ये मिशन क्या है, 2015 से स्टार्ट हुआ था। इसका मकसद यही है कि भारत के अंदर क्या, ज़्यादा से ज़्यादा सुपर कंप्यूटर का डेवलपमेंट करना। आपको पता है सुपर कंप्यूटर मौसम विज्ञान वगैरह में यूज़ होते हैं। और सी मतलब क्या नाम है, मौसम विज्ञान, समुद्री हलचल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, यहाँ सब क्या इनका यूज़ होता है। और मतलब ये जो हमारा सेंटर ऑफ डेवलपमेंट और एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक इसकी फुल फॉर्म है। और इसके द्वारा क्या अधिकतर कंप्यूटर भारत के बनाए जाते हैं, ये सुपर कंप्यूटर टाइप जितने भी सारे कंप्यूटर हैं। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा आपको। जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैंने हाईलाइट कर दी, वही आपको क्या है पढ़ना है। इसके अलावा भी कंटेंट आपको लिखा हुआ है ही, आप चाहो वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ सकते हो फुल डिटेल। जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे जानने लायक है, जो चीज़ हम याद रख सकते हैं, वही चीज़ मैंने आपको क्या बताई है। अभी क्या, उत्तर प्रदेश की किस नदी के नाम से प्रसिद्ध एक युद्धपोत है, जिसे क्या है मतलब रिटायर कर दिया, ये मैं पहले भी बता चुका क्वेश्चन।
मैंने आपको कई बार बताया है कि जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं मैं उन्हें रिपीट भी करता हूँ। तो अभी क्या है, भारत की एक नदी है गोमती नदी, इसी के नाम का एक युद्धपोत था भारत के अंदर, उसे क्या है रिटायर कर दिया गया है। तो ये मैंने आंसर बता दिया, इस युद्धपोत का नाम क्या है, INS गोमती। ये क्या है, INS गोमती। अब क्या इसे रिटायर कर दिया गया है, हिंदुस्तान टाइम्स के द्वारा ये न्यूज़ थी। तो ये क्या है, INS गोमती। अगर हम INS गोमती के बारे में कुछ पढ़े तो क्या 1988 के अंदर ये भारतीय नेवी के अंदर शामिल हुआ था। और मतलब इसका नाम क्या है, जी ये जो INS गोमती का नाम जीवंत नदी गोमती से लिया गया है। मतलब गोमती नदी अब भी है यूपी के अंदर, यहाँ से क्या इसका नाम लिया था। यह गोदावरी क्लास गाइडेड मिसाइल, ये फ्रिगेट्स का युद्धपोत है। आपको पता होगा एक जो नेवी होती है ना, इसके पास दो तरह के वो होते हैं युद्धपोत। एक तो क्या होते हैं फ्रिगेट्स, एक होते हैं डेस्ट्रॉयर। जो ये है ना फ्रिगेट्स है, मतलब थोड़ी बड़ी क्लास का युद्धपोत था। और 34 साल इसने क्या है भारतीय नेवी के अंदर अपनी सेवा प्रदान की है देश को। अब क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार ने गोमती नदी के किनारे ही इसका क्या एक ओपन एयर म्यूजियम, मतलब इसे ला के वहाँ खड़ा कर देंगे, लोग इसके अंदर जाके इसे घूम सकते हैं एज ए म्यूजियम। इसे इसे एक तरह से म्यूजियम बनाने के लिए मंजूरी मिल गई है। तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से INS गोमती को क्या है ओपन एयर म्यूजियम बनाने की एक तरह से मंजूरी मिल गई है। ये लखनऊ में गोमती नदी के किनारे स्थित होगा। क्योंकि पूरा जहाज नहीं लाया जा सकता, आपको पता है ना, अगर वहां से पूरा जहाज लेके आएंगे तो लाएंगे कैसे, नदी के अंदर इतना पानी नहीं होता, प्लस बीच में बहुत सारे क्या है ब्रिज वगैरह कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, तो सब डिस्टर्ब होंगे। तो क्या इसे वहां से एक तरह से वहां से इसके पार्ट्स को खोल खोल के यहाँ ला के असेंबल कर दिया जाएगा, इस तरह क्या है इसे लाया जाएगा। इससे क्या है पर्यटन जो पर्यटन है इसे भी क्या है बढ़ावा मिलेगा। इंडियन नेवी के चीफ अभी कौन है, एडमिरल R हरी कुमार। उत्तर प्रदेश के CM हर कोई इंसान जानता है मेरे ख्याल से आज की डेट में, योगी आदित्यनाथ। गवर्नर नहीं पता होगा तो देख लेना, क्या, आनंदीबेन पटेल। मैं वो भी लाया था भारत का नक्शा, तो उसके अंदर मैं आपको उत्तर प्रदेश दिखा दूंगा अभी, ठीक है, यूपी दिखाना है। लोकपाल के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो ये कौन है हमारे जस्टिस प्रदीप कुमार मेहता या मोहती, मेहता बोलते हैं, इन्हें बनाया गया है। देखो जो हमारा लोकपाल है ना, आप इसका सीधा वो समझ लो इसके जो लोकपाल है इसका एक चेयरपर्सन होता है, चार क्या होते हैं इसके सदस्य होते हैं। मतलब क्या रिटायरमेंट के बाद राष्ट्र मतलब जो कोई भी जो राष्ट्रपति है वो इस पद को क्या नियुक्त करवाता है। तो इसके लिए 5 लोगों की कमेटी होती है, जिसके अंदर क्या एक प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा स्पीकर होता है, लोकसभा विपक्ष का नेता होता है, भारत के चीफ जस्टिस या उनकी तरफ से नॉमिनेटेड किया गया हाई कोर्ट का कार्यरत जस्टिस क्या होता है, लोकपाल होता है इंडिया का। याद रखना, इसकी समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, एक विपक्ष का नेता भी, और क्या एक रिटायर्ड जज भी होता है। ये क्या लोकपाल मिलकर इनसे बनता है। आपको लोकपाल का कंसेप्ट भी पता होगा, जब भी लोकपाल का नाम है अन्ना हजारे का नाम ना है तो फिर गलत बात होगी, अगले ने बहुत मेहनत करी थी। देखो लोकपाल का मतलब था कि भाई हम उनका कहना था कि एक ऐसा विभाग बनाया जाए जो क्या सरकार अगर कोई फैसला ले भी रही है उनसे क्वेश्चन कर सके, ऐसा एक वो बनाना था मैं ग्रुप। तो इसके अंदर एक तो अब ऐसा है ना, अगर हमने कोई ऐसा ग्रुप बना दिया वो सरकार के खिलाफ होकर सरकार को दुखी करने लग जाए, तो एक वो बनाया गया इसकी मतलब एक तरह से कमेटी या एक ग्रुप बनाया गया लोकपाल के अंदर। इसके अंदर प्रधानमंत्री भी शामिल होता है, प्रधानमंत्री अपनी सरकार की तरफदारी करेगा, ठीक है। लोकसभा स्पीकर होगा, एक विपक्ष का नेता, अगर ये कुछ गड़बड़ करना चाहेंगे तो ये विपक्ष का नेता इन्हें करने नहीं देगा। दूसरा क्या है, एक एक भारत के चीफ जस्टिस CJI के द्वारा नॉमिनेटेड किया गया एक जज होगा। ये क्या है, ना इसके अंडर में आता, ना इसके अंडर ना इसके अंदर, ये स्वतंत्र फैसला लेगा। अगर ये कुछ काम करेगा तो इसके विपक्ष में ये भी आ सकता है, ये भी, मतलब एक तरह से आपस में एक दूसरे को काटने वाले हैं। तो अगर इसके अंदर कोई भी करप्शन करना चाहेगा तो एक सहमति नहीं बन पाएगी किसी की भी, और अगर एक जैसी सहमति नहीं बन पाएगी तो करप्शन करना क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल। आपने एक बात सुनी होगी, मतलब
कोई भी से अदरवाइज ना ले, मैं जस्ट एक कहावत बता रहा हूँ। हाँ, चलो छोड़ो, मैं कहावत नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधा बात बता रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी कभी कोई टीचर, जब भी आप स्कूल में पढ़ते होंगे, टीचर जाता कहता होगा मैं अभी आ रहा हूँ 5 मिनट में, वो क्या करता है, दो दो लोगों को खड़ा कर देता था। एक तो इस ग्रुप का बच्चा, एक इस ग्रुप का बच्चा, दो ग्रुप का। अगर ये अगर बच्चे, मान लो टीचर गया, अगर ये अकेला खड़ा होता तो ये अपने दोस्तों को बोलने की आज़ादी दे देता। यही तो होता है इस क्लास में कि इतने में आओ सब शांत रहना, एक बच्चे को खड़ा कर दिया, देखते रहिए कोई बोलना दे। ये अपने दोस्तों को बोलने की अनुमति दे सकता था। टीचर को पता था कि मतलब एक तो ये बच्चा जो डोमिनेटेड है क्लास के अंदर, दूसरा बच्चा क्या है, ये है जो डोमिनेटेड है। टीचर क्या करता है, दोनों बच्चों को खड़ा कर देगा। इसके दोस्त बोलेंगे तो ये वाला टांग अड़ाएगा, और जब इसके दोस्त बोलेंगे तो ये वाला टांग अड़ाएगा। इस चक्कर में कोई भी नहीं बोल पाता, क्लास शांत रहती है। वही हमारे टीचर ऐसे ही करते थे। अब जिसके जैसे करते होंगे, मैंने तो जस्ट एक एग्जांपल दिया। यही काम लोकपाल के अंदर है। लोकपाल को समझाने में मेरा सारा टाइम निकल गया, कोई बात नहीं। राज्य में देखो, ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर क्या जातीय जनगणना करवाने का फैसला लिया गया और ये क्या देश का दूसरा राज्य बन गया। ये क्वेश्चन भी मैंने रिपीट करवाया। देखो, भारत के अंदर वैसे जातीय जनगणना होती नहीं है, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जिसने जातीय जनगणना कराने की क्या मंजूरी दे दी। तो बिहार के आपको ये दिख गया होगा, ये है बिहार। इसके अंदर जातीय जनगणना करवाने की क्या मंजूरी मिल गई है। इससे पहले राज्य स्तर पर कर्नाटक ने क्या ऐसा किया था। तो अगर हम बात करें जातीय जनगणना की, ये सब कुछ छोड़ दो, ये तथ्य लिख के आप पढ़ सकते हैं। भारत के अंदर जातीय जनगणना होती नहीं है, लेकिन एक जो माइनॉरिटीज और मेजोरिटीज है, इनका रेशियो पता लगाने के लिए सरकारें जातीय जनगणना करवाती तो है, लेकिन इसे पब्लिक नहीं करती। कुछ ही राज्य जो इन्हें पब्लिक करते हैं, मोस्टली राज्य ने पब्लिक नहीं करते। तो बिहार ने भी क्या जातीय जनगणना करवाई है। अभी विश्व के अंदर क्या वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया गया है। तो कब मनाया जाता है, 31 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी, थ्रेट टू अवर इन्वायरमेंट, तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। क्या आप सभी इस चीज़ से सहमत हो। देखो, तंबाकू पर्यावरण के लिए खतरा है, ये बात सही है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग तंबाकू खाते हैं क्या उन्हें नहीं पता कि यह सेहत के लिए हानिकारक है, फिर भी खाते हैं ना। एक काम करना चाहिए, जो ये तंबाकू से जो धुआं निकलता है जो दूसरे लोगों को प्रभावित करता है, अगर इतनी टेक्नोलॉजी आती है दुनिया के अंदर, एक टेक्नोलॉजी ले आओ जो इसका धुआं है सीधा जो इंसान, ये इंसान है, ये सिगरेट लगाई, ये सिगरेट जला के धुआं बाहर फेंकता है। ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, धुआं है सीधा इसके अंदर जाए, बाहर बिल्कुल भी प्रदूषण ना हो। ये खाएगा तो खुद मरे ना, दूसरों को क्यों मारते हैं ये। तो जो तंबाकू है, ये क्या है आपको पता होगा, देश के अंदर जो मेडिकल फील्ड है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है ना, इन्हीं लोगों का होता है जिनके खुद के ब्रांड होते हैं तंबाकू की। यही चैरिटेबल हॉस्पिटल खोलते हैं और ये कैंसर के इलाज के अंदर भी पैसा देते हैं, कैंसर भी यही पैदा करते हैं, उसके इलाज के अंदर भी यही पैसा देते हैं। तो मेरा मानना तो यह है कि अगर टेक्नोलॉजी इतनी है, एक काम करें, जो इंसान कोई भी मादक पदार्थ यूज कर रहा है उसका इफेक्ट सिर्फ उसके अंदर होना चाहिए, बाहर वाले इंसान को, जो बेचारा साफ सुथरा सात्विक इंसान है, बेफालतू में उसके धुएं से इफेक्ट होता है, ये काम नहीं होना चाहिए। जो बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, खुद मरे, दूसरों को ना मारे। तो अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो तो क्या पता भविष्य में आ भी जाए। फिलहाल ये टाइम पास का काम था मेरा, मैंने टाइम पास कर दिया। लेकिन हाँ, आपको एक तरह से ये टाइम पास ऐसे नहीं है कि मैं बिल्कुल टाइम बढ़ा रहा हूँ अपना, मेरा एक मतलब है आपको एक तरह से ओवर द बॉक्स थिंकिंग करने पे मजबूर करना, आपको ऐसी चीज़ देना जिससे आप क्या है डाइवर्जेंट थिंकिंग कर पाओ। अब आप सोच रहे हो तंबाकू है, ठीक है, आपको पता है डिग्निटी ऑफ लाइफ होती है, प्राइवेसी होती है लाइफ के अंदर। अगर कोई इंसान स्मोकिंग करना चाह रहा है, हम उसे नहीं रोक सकते जब तक वो किसी बाहर वाले को परेशान नहीं कर रहा। तो स्मोकिंग पे ऐसे बैन तो नहीं लग पाने का, लेकिन जो स्मोकिंग से वो दूसरे इंसान को अफेक्ट कर रहा है, इस चीज़ पे तो बैन लगाया जा सकता है ना, कि अगर कोई इंसान स्मोकिंग कर रहा है तो उसके मतलब दूर उसको धुआं किसी दूसरे इंसान पे टच भी नहीं होना चाहिए। अगर किसी दूसरे इंसान पे उसको धुआं चला भी गया तो सीधा उसे अधिकार दो कि अगर ये एक इंसान ने स्मोकिंग करी तो धुआं किसी दूसरे इंसान को इसकी स्मेल आई
तुरंत वो इस पर केस करे, FIR करे, तुरंत इसे 6 महीने की 2 महीने की जेल करे, या एक ऐसे एरिया बना सकती है सरकार। मैं टाइम पास कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ सोचने के लिए। आप अपने आप भी सोच सकते हैं। मान लो सरकार नहीं लगा सकती इस पे बैन, ऐसा तो कर सकती है, हर हर मतलब 1 किलोमीटर के अंदर एक ऐसा जोन बना दे, 100 गज का कमरा बना दे, जिसे भी स्मोकिंग करनी है आओ इसके अंदर स्मोकिंग करो और बाहर जाओ, बाहर मत छोड़ो धुआं, यहाँ जाके अपनी एस्थेसी कराओ, बाहर क्यों किसी को परेशान कर रहे हो, इसका धुआं, और वहाँ सरकार अपना आप ही निपटे। यहाँ जो यहाँ इस कमरे के अंदर धुआं होगा, जो लोग स्मोकिंग करते हैं वही अंदर जाएंगे, अपना आप मरेंगे, कुछ ही हो उनका, बाहर वाले तो बचे रहे। ठीक है, मुझे पता है ये आइडिया बिल्कुल ही यूजलेस और सेंसलेस है, लेकिन आपको सोचने पे मजबूर कर सकता है कुछ हद तक। बहुत सारे काम हो सकते हैं। अब मैं भी बता मैं एक वो होते हैं ट्रेडिशनल आंसर कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए, वो तो है ही। मॉडर्न अप्रोच भी तो अपना सकते हैं हम। तो मॉडर्न अप्रोच अपनाओ। सबसे पहली बात तो इसका धुआं ही खत्म करो, और धुआं निकले भी तो इधर से ना निकल के इधर को वापस होए, या कुछ ऐसे सिस्टम बनाओ कि इसका धुआं सीधा उसी इंसान के अंदर जाए। तो बहुत सारी चीज कर सकते हैं हम, आगे आने वाले टाइम पे होगी भी। तो अभी क्या है, एक ऐसा राज्य है जिसे क्या है वर्ल्ड नो WHO की तरफ से क्या है वर्ल्ड नो टबैको डे का अवार्ड मिला। ये कौन है? झारखंड। मैंने आपको पहले भी क्या है इसके ऊपर बताया था, ये झारखंड है। झारखंड ही है ना? एक सेकंड में कंफर्म कर लूँ। हाँ, झारखंड। बिहार से अलग हुआ राज्य झारखंड। अभी क्या है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक कौन बन गए हैं? ये जुल्फिकार हसन। ये आप फोटो देख सकते हैं। 2024 तक यही रहेंगे। 1988 ये IPS ऑफिसर है। अब इनका बैच तो हमें क्या ही याद रहेगा। अभी क्या है, ये स्पेशल DG के तौर पर CRPF के अंदर नियुक्त है। हाँ, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। ठीक है। SSB के नए महानिदेशक कौन है? ये फोटो आप देख लो। इनका नाम क्या है? SL ये थाउसेन। हाँ, ये क्या है? ये अभी क्या ITBP के DJ संजय अरोड़ा तब से सहस्त्र बीमा के माध्यम, ये क्या IITBP के DG के रूप में भी अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। ये भी IPS ऑफिसर है, और क्या अभी BSF के स्पेशल DG के तौर पे क्या कार्यरत है। ये SSB है। अगर हम इसकी बात करें, हमारी सीमा सुरक्षा बल बोलते हैं इसे SSB। और क्या नाम है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, जहाँ से भारत के बॉर्डर दूसरे दूसरे कंट्री से लगते हैं, वहाँ पे SSB हमें मिलती है। नई दिल्ली में इसका क्या मुख्यालय है। एक और क्वेश्चन, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया कब जाता है? ठीक है, ये हमारा 1 जून को मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस। इसका क्या है? डेयरी नेट जीरो। इसका मतलब है जलवायु परिवर्तन संकट पर ध्यान आकर्षित करना। जो डेयरी क्षेत्र ग्रह है, इस पर प्रभाव कैसे कम कर सकते हैं। इस दिवस को ये मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा घोषित किया गया। अब दोबारा मुझे इस क्वेश्चन पे टाइम पास करना है। आपको एक बात पता होगी, भारत के अंदर, अब मेरी बात किसी को बुरी लगे तो सिर्फ एक टाइम पास समझ के उसे स्किप कर देना, और जिसे ठीक लगे वो इस पे थोड़ा सा मंथन कर लेना। आपको पता है गाय दूध कब देती है? मैं एक बात बता रहा हूँ। मैं मतलब ये जो क्वेश्चन मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने और भी बहुत लोगों से पूछा। मोस्टली जो शहरी लोग हैं, मैं उनसे पूछता हूँ भाई गाय दूध कब देती है या भैंस दूध कब देती है। वो कहते हैं कि वो खाना खाती है, खाना उनके पेट में दूध बनता है, दूध दे देती है। क्या आपको भी ऐसे ही लगता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं सीधा सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। कोई आपकी मदर थी, जब वो प्रेग्नेंट हुई, जब आप इस दुनिया में आए, आप मतलब जब आपकी बर्थ हुई, तब से आपकी मदर की ब्रेस्ट के अंदर मिल्क आना स्टार्ट हुआ। ये मिल्क किसके लिए था? आपके लिए था, कि आप इस दूध को पिए, इसके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडीज होती है, और आप कैसे पी के, ये मतलब पावरफुल होता है मिल्क। तो आपको पावर मिलती है, सीधी सी बात है, एनर्जी मिलती है, और संपूर्ण आहार होता है एक बच्चे के लिए। तो जब तक आप अपनी मदर का मिल्क पीते हैं, मतलब अ, अगर मैं सिंपल सा कहूँ, अगर आप लगातार मदर, आपका मतलब जब आप छोटे बच्चे हो, आप मदर का मिल्क पी रहे हो, अगर आप वैसे तो 6 महीने और 7 महीने 8 महीने तक मदर का मिल्क पीते हैं बच्चे, लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली पी भी रहे हो ना, 1 साल 1.5 साल, जब तक आप रेगुलर मदर का मिल्क पियोगे, तब तक मतलब
लैक्टेशन होता है पीरियड, एक लैक्टेशन पीरियड होता है हर इंसान हर स्पीसीज का। तो जब ये मतलब मेरा कहने का मतलब है, आप दूध कब पीते हो, मतलब जब आप छोटे बच्चे थे आप अपनी मदर का मिल्क पीते थे, जब आप पैदा हुए आपके लिए मिल्क था। तो ये मिल्क क्या है, इस पे सबसे पहला किसका था, आपका। बात समझ में आई यहाँ। अब मैं ये केस, अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। वीडियो 2-4 मिनट लंबी हो जाएगी तो स्किप कर लेना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। स्किप करके छोड़ देना, मेरा काम जो बताना वो तो मैं बता के रहूँगा चाहे कुछ ही हो। तो अब बात सुनो, ये एक काव है, ये भी एक मदर है, इसके भी एक बेबी हुआ। ये मिल्क, इस इनके मिल्क में पहला अधिकार किसका था, इस बेबी का था, मतलब इस बछड़े का था। ठीक है। आप जो इंसान है, दुष्ट पापी नीच धर्मी व्यक्ति है, इसने क्या किया, इसके हिस्से का सारा मिल्क क्या है अपने आप ले लिया। अब मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग अभी भी क्या है, देवता तुल्य इंसान है या मनुष्य है, वो क्या है, गाँव का मिल्क उसके बछड़े को भी देते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हैं सारा मिल्क अपने आप कंज्यूम करते हैं। दूसरा काम क्या करते हैं, ये जो बछड़ा है क्या करते हैं भाई, आजकल खेती किससे होती है, ट्रैक्टर वगैरह से होती है। ये क्या करते हैं, इस बछड़े को या तो गली में छोड़ देंगे या क्या कर देंगे, कसाई को दे देंगे सीधा। ये तीसरा काम क्या कर देंगे, गौशाला के अंदर दे के आ जाएंगे। आप गौशाला के अंदर जाके देख लो उनकी स्थिति कैसी है। अगर आप जाके देख लोगे तो आपका मन नहीं करेगा देने के लिए। अगर आप किसी गौशाला में दे भी रहे हो तो आपको क्या रेगुलर उसका परीक्षण करते रहना चाहिए। हम जहाँ उस बच्चे को दे के आए हैं क्या वो रहने लायक कंडीशन है भी वहाँ, उसकी माँ से अलग तो आपने कर दिया। दूसरा, जो आप गली में छोड़ रहे हो, कि ये जो गली में छोड़ रहे हो, एक महीने ये बछड़ा आपको दिखता है, अगले महीने कहाँ गायब हो जाता है आपको क्या पता है, नहीं पता ना। आपने तो बस ये जो कावती से प्रेग्नेंट किया, इसका बछड़ा हुआ, गली में छोड़ा या सीधा कसाई को दे दिया, उसे मार दिया और इसका दूध पी लिया, और आप क्या कह रहे हो, हाँ भाई मैं कोई पाप नहीं करता, मैं तो पुण्य का काम कर रहा हूँ। भाई कौन सा पुण्य का काम कर दिया है। पहली बात मैं भी बता दूं एक चीज़, मैं भी मिल्क पीता हूँ और काव का मिल्क ही पीता हूँ, और जाने अनजाने में अब तक क्या पता मेरे हाथों से भी पता नहीं कितने इन बेचारे बछड़ों की हत्या हुई होगी। मतलब जो मैं मिल्क पी रहा हूँ वो भी कहीं ना कहीं से आता है, क्या पता वो भी ऐसा करते हो। जिस दिन से मुझे पता लगा, मैंने क्या है मतलब जो ये जो अब हमारे घर पे मिल्क आता है, एक ऐसे रिलायबल सोर्स से आता है, जिनके वो बछड़े की क्या करता है, उनके गांव में खेती होती है, हमारी रिश्तेदारी है जहाँ से हमारा मिल्क आता है। तो मुझे पता है जो काव है इसका बछड़ा क्या है, मतलब इसके बछड़े का हो क्या रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है। तो फिर भी मुझे अब भी ऐसे लगता है कि मान लो ये बछड़ा खेत में गया, काम करवा लिया, लेकिन कुछ समय बाद क्या है, इस बछड़े को क्या बेच देते हैं लोग। बेच के मान लो कुछ साल इससे काम करवाया, उसके बाद क्या, इस बछड़े को जब ये बूढ़ा हो गया, कुछ हो गया, इसे मरने के लिए भेज देते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम आज से मिल्क क्विट कर दो, बिल्कुल मत करो, लेकिन इस बारे में सोचो, अगर आपको कुछ इससे बेटर वो मिलता है कि हाँ मैं, अगर मैं मिल्क कंज्यूम भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं साथ में इस बछड़े के बारे में सोच के मैं कुछ इसे बचा सकता हूँ या आगे इसके लिए कुछ कर सकता हूँ, तो ज़रूर करना जब आप इस मुकाम पर पहुँचो। अभी आप कुछ कमाते नहीं हो एक भी रुपया, तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ एक थिंकिंग तो कर सकते हो अपने माइंड में कि हाँ जब भी कभी मेरे पास कुछ पैसे होंगे, मैं मिल्क कंज्यूम करूँगा तो मैं इस तरह करूँगा ताकि मेरे मिल्क से किसी और को नुकसान ना पहुँचे। तो इस तरह भी हम कर सकते हैं, सोच सकते हैं। मतलब बोरिंग लगा हो तो लगाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा काम है बताने का था, ये मैं बताती हूँ। मेरे ख्याल से अभी जो मैंने बात की होगी आधे को समझ नहीं आई होगी, तो ठीक है, आगे कभी फिर आएगा फिर बता देंगे। विश्व साइकिल दिवस, वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 3 जून को। अभी मैंने काव की बात कर दी, अब मेरे पे ज़्यादा एक्सप्लेन होने का नहीं। अब ठीक है, ये खत्म कर रहे हैं, इसलिए मैंने लास्ट में रखा था ये क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है, इसकी थीम देख लो, यहाँ फोटो भी लिखा आया था मैं, विश्व साइकिल दिवस। ये क्लास हो गई पूरी। एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे चैनल पे कम्युनिटी जो टैब है, जब भी आप चैनल पे विजिट करो तो इस कम्युनिटी टैब पे ज़रूर विजिट करो। इसके अंदर बहुत सारे एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चंस वगैरह हैं आपके लिए, आप उन्हें अटैम्प्ट करना। इसके अलावा जो फार्मेसी की मतलब जर्नल पेपर के साथ साथ हम सब्जेक्ट पेपर की भी तैयारी स्टार्ट कर देंगे बहुत जल्दी, इसकी क्लासेज आनी भी स्टार्ट हो जाएंगी।
मोहल्ला क्लिनिक फार्मासिस्ट की कोई भी अपडेट होगी वो भी मैं बता दूंगा। इसके अलावा कोई भी न्यू फार्मेसी वैकेंसी आएगी वो भी क्या आपको टाइम टू टाइम पता लग जाएगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।